नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अभी राजस्थान में कोई वैकेंसी नहीं है, ना कोई एग्ज़ाम है। जनवरी में कॉलेज प्रोफेसर का एग्ज़ाम ज़रूर है, इसके अलावा अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, क्योंकि ये वो समय है कि हम इसमें अपना जो सब्जेक्ट है, अपना जो जीके वाला पार्ट है, उसको हम तैयार कर सकते हैं। क्योंकि खाली समय में करी हुई तैयारी बहुत बेहतर होती है और वैकेंसी आने के बाद में हम जो तैयारी करते हैं वो हमें एक दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करती है। तो मैं चाहूँगी कि ये जो सभी बिना वैकेंसियों का दौर है, खाली समय है, मान के चलो कि अभी दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक ये वक्त पढ़ाई के लिए इतना शानदार है। तो आप इसमें अपना जो कमज़ोर पार्ट है उसको तैयार करें। अभी ये रहे विद्यार्थियों का ये है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, विद्यार्थी पढ़ना मन पढ़ाई में कम लग रहा है, तो कहाँ से शुरुआत करें। अभी आप एनसीईआरटी बुक से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स जो है वहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं और आपका एक जो बेसिक चीज़ होती है वो क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी में चीज़ें बहुत आसानी से दे रखी है और आपकी वो चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 6 की। ये हमारी पुस्तक है कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। हम कक्षा 6 की भूगोल से एनसीईआरटी से शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम 6 की पढ़ेंगे, फिर 7 की भूगोल, फिर 8 की भूगोल। इस प्रकार हम पढ़ते पढ़ते कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी बुक्स को पूरी करें। अगर आपका साथ बना रहा तो मैं चाहूँगी कि कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी हम पढ़ें, क्योंकि अभी हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। इस पुस्तक में जो हमारी समय विषय सूची दे रखी है उसको हम देख लेते हैं। पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। इसमें जो विषय सूची दे रखी है, चैप्टर दे रखे हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। उनको पहले हम एक बार देख लेते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, चैप्टर नंबर 2 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। चैप्टर नंबर 4 है मानचित्र। 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। 6 है हमारा देश भारत, इसके बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 1, सौर मंडल में पृथ्वी। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर दे रखे हैं इसमें ज़्यादा जानकारी तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। जिस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, कक्षा 7, 8 की तरफ बढ़ेंगे, तो चीज़ें में 6 में चीज़ें बेसिक है, फिर 7 में उससे ज़्यादा है, 8 में उससे ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हमारा बेसिक चीज़ें क्लियर कर देगी। मैं ये नहीं कह सकती कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, परंतु आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। ये अपना रोल एक अलग ही रखती है। तो आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें हम जो चीज़ जहाँ पर्सन बन रहे हैं, बनने वाले हैं, उसको हम हाईलाइट करेंगे और उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर आपका जो दैनिक चीज़ें हैं, आप यथार्थ में जो चीज़ें देखते हैं वही चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, और आप इन चैप्टर को पढ़ने के बाद उनको अपने जीवन में उतारें, उन चीज़ को अपने प्रैक्टिकल करके देखें। हर चीज़ को बुक से पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, हम उसको बुक से पढ़ें, उसको फिर प्रैक्टिकल करके देखें तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। सही बात है कि आसमान में जो हमें तारे दिखाई देते हैं, जो भी बिंदु दिखाई देते हैं, हम उनकी गणना नहीं कर सकते। अगणित चीज़ें होती है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीली होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यहाँ पर पर्सन बनने वाला ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल चीज़ें दे रखी है ताकि हम उन चीज़ों को समझ सकें। इन चमकीली वस्तुओं के साथ
साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। बिल्कुल, हम जब चंद्रमा को रात को देखते हैं तो उसके आसपास जो हम बोलते हैं कि टिमटिमाती हुई चीज़ें हमें देते हैं, हम उनको तारा नाम देते हैं। ये चीज़ हमें दिखाई देती है। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार था, अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण चंद्रमा कब दिखाई देता है, तो वो रात आपकी होती है पूर्णिमा। जैसे मतलब शुक्ल पक्ष होता है और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में जो आती है हमारी अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में जो हमारी पूर्णिमा आती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जो कृष्ण पक्ष में आती है वो अमावस्या होती है, जो शुक्ल पक्ष में आपकी जो आती है वो पूर्णिमा होती है। ऐसी रात में अगर इस चीज़ को आप मतलब प्रैक्टिकल करके देखें, जैसे कृष्ण पक्ष चल रहा होता है तो आप इस चीज़ को अपने कैलेंडर में कहीं भी मार्क कर लें और देखें कि 15 दिन बाद में जो कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो अमावस्या होती है और जब शुक्ल पक्ष चलता है तो आपकी पूर्णिमा आती है। इस चीज़ को आप दैनिक जीवन में ज़्यादा देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। पढ़ी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं, पर दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल करके देखें, वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्या आपके दिमाग में भी विचार आता है कि रात के समय जो चीज़ें होती है हमें चंद्रमा, तारेमंडल, जो भी वो टिमटिमाती हुई चमकती वस्तुएं दिखाई देती, ये चीज़ें हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देती? क्या ये विचार आपके दिमाग में भी आते हैं? नहीं आते तो आने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। ये स्टेटमेंट वाले जो पर्सन आते हैं आपके मिलान वाले, उनमें पूछा जा सकता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुओं को रात के समय आसमान में चमकती है, उन्हें खगोलीय पिंड कहलाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। तो यहाँ पर इस पेज में जो पर्सन बनने वाला है, पूर्णिमा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, पूर्णिमा कब आती है। ये पर्सन आपके जो मैथ्स वाले पर्सन आते हैं उनमें ये नॉर्मल लग रहे हैं, या तो आपको पूर्णिमा, अमावस्या, खगोलीय पिंड नॉर्मल चीज़ें लग रही हैं। जब ये पर्सन आपके स्टेटमेंट के साथ आते हैं, सत्य असत्य, पूछ निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, तो वहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ पर नॉर्मल लग रही है, पर वहाँ पर ये पर्सन गलत आपके हो सकते हैं अगर पढ़े हुए नहीं होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। आपको पूछिए, वो जो तारा, हम जिनको तारा कहते हैं, रात को हम जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जिनको हम तारे बोलते हैं, वो क्या चीज़ है? यहाँ पर बता रखा है कि आप अब रात को तारों को देखोगे और फिर अपने दिमाग में बिठाओगे कि ये चीज़ तारा होती क्या है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये खगोलीय पिंड होते हैं, हम जिनको तारा बोलते हैं हमारी भाषा में, ये खगोलीय पिंड होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जो तारे होते हैं, हम कहते हैं कि तारे चमक रहे हैं, वो किससे बने होते हैं? गैस होती है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ये क्यों चमकते हैं? क्योंकि इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक जो बहुत बड़ा तारा है। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ पर आपका जो दे रखा है, कुछ प्रयोग करने के बारे में दे रखा है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है और यहाँ से प्रश्न बनते भी नहीं है। यहाँ पर एक चित्र जो आपको दे रखा है, मुझे नहीं पता आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। हम 10-12 साल पीछे जाते हैं तो सप्त ऋषि एवं ध्रुव तारा के बारे में हमारी दादी नानी हमें बताया करती कि जो उत्तर दिशा के रूप में, उत्तर दिशा में एक तारा दिखाई देता था चमकीला, उसे दिशा से मतलब दिशा और समय का ज्ञान हमें कराया जाता था। पहले हमारी दादी नानी बताया करती थी कि ये ध्रुव तारा है। और ध्रुव तारा की कहानी भी आपने कक्षा 6 या 7 में ज़रूर पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो कक्षा 6 या 7 की बुक में जाकर ज़रूर पढ़ना, साइंस की बुक में दे रखी है। रात के समय
रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। मतलब जो रात के समय चमकते हुए अनगिनत हमें तारे हैं वो सूर्य के समान है, लेकिन इनमें बहुत ही अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। जो रात के जो तारे हमें आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो हमें तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, परंतु होते वो बहुत बड़े हैं, सूर्य के समान ही बड़े होते हैं। वो हमें इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी और हमारी जो दूरी होती है बहुत अधिक होती है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। इस चीज़ को आपने देखा होगा कभी हवाई अड्डे पर, या आपने हकीकत में नहीं देखा होगा तो वीडियो फोटो में ज़रूर देखा, हवाई जहाज कितना बड़ा होता है और हमें जब आकाश में जो उड़ता हुआ दिखाई देता है तो छोटा सा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब आपसे ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं, यही नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बहुत सारे तारों के जो समूह होते हैं उनको ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ये आपने नाम सुना होगा। सप्तऋषि क्या होता है? 7 तारों का एक समूह होता है, एक सप्तऋषि तारा होता है। सप्त 7 ऋषि संत होते हैं। ये 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। अगर ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आती है, तारे क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, सप्तऋषि क्या होता है, ध्रुव तारा क्या होता है, तो आपके घर में जो बड़े होंगे उनको ये चीज़ का नॉलेज ज़रूर होगा। आप उनसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ये सत्य है कि प्राचीन काल में मोबाइल और घड़ी बहुत कम होती थी। मोबाइल और घड़ी तो होती नहीं थी, घड़ी होती थी, मोबाइल तो बाद में आया है। तो वो क्या करते थे, तारों से या जो ध्रुव तारा है उससे अपनी समय का या दिशा का ज्ञान करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं। ये वाला चित्र आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ये देखो, ये ध्रुव तारा आपको यहाँ पर दिखाया गया है उत्तर दिशा की तरफ। इस चित्र को आप ज़रूर देखिए। ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1 में आप देखेंगे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए या उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। ये कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, कुछ में नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब कुछ ऐसे पिंड भी होते हैं जिनका अपनी प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, परंतु वो जो तारों का प्रकाश होता है उनसे चमकते हैं। ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो आपसे पूछे कि ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ये ग्रह से अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह ही है। ये एक ग्रह है। आपसे पूछे कि पृथ्वी एक ग्रह है, बिल्कुल एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश या ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल, जो पृथ्वी एक ग्रह है इसका अपनी कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकती है। जब सूर्य उदित होता है तो इस पर उजाला होता है और जब जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है
मतलब सूर्य जो है वो एक, सूर्य भी एक तारा है, पृथ्वी एक क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य क्या है, एक तारा है। पृथ्वी की अपनी ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से क्या करती है, चमकती है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। इसलिए जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कारण ये क्या है कि क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चमकती है। यहाँ पर एक जो कुछ रोचक तथ्य दे रखा है, ये कह रहा है कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस जो ग्रह हैं उनके बता रहे हैं कि चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये एक तथ्य था जो यहाँ दे रखा है। अब जो यहाँ पर एक जो आपका दे रखा है, इस चीज़ में पर्सन बनते हैं। यहाँ पर सूर्य जो आपके ग्रह हैं 8, उन ग्रहों को दे रखा है। मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा होता वो नहीं रहा, ये मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आपका क्या है, सूर्य है। यहाँ से पर्सन आपका हर बार पर्सन एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लो, सूर्य से जो ग्रहों की दूरी की स्थिति है वहाँ से आपको पर्सन पूछा जाता है। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर सूर्य है और ये जो आपके ग्रह दे रखे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर शूद्र ग्रह की जो पट्टी दे रखी है इसके बारे में बहुत बार पर्सन पूछा जाता है कि जो ये शूद्र ग्रह की जो पट्टी है वो कौन से 2 ग्रहों के बीच में। यहाँ आपका बृहस्पति दे रखा है, यहाँ आपका शनि है या यूरेनस है, और यहाँ आपका जो ग्रह दे रखा है वो है नेपच्यून। इनको हम देखें कि इसके आपका पर्सन जो बनता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, सूर्य के दूरी के हिसाब से मंगल कौन सा ग्रह है, पृथ्वी कौन सा ग्रह है। इस प्रकार आपको ये ग्रहों की जो चेन है वो याद होनी चाहिए कि सूर्य के सबसे नज़दीक आपका बुध है, फिर आपका शुक्र है, फिर पृथ्वी है। ये भी पूछा जाता है कि सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह तो आपका पृथ्वी है, फिर आपका चौथे नंबर पर मंगल आएगा, 5वें पर बृहस्पति, 6ठे पर शनि, 7 पर यूरेनस, 8 पर आपका नेपच्यून आएगा। तो पृथ्वी पर कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो ये शूद्र ग्रह पट्टी है, ये अब पढ़ने में ऐसे लग रहा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है, परंतु जब एग्जाम में आता है तो हम भूल जाते हैं कि पृथ्वी और मंगल के बीच में थी या मंगल और बृहस्पति के बीच में थी। तो ये जो पट्टी है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, जो ये शूद्र पट्टी आपको दिख रही है, ये एग्जाम में कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से भी आपके प्रश्न हैं एग्जाम में आते हैं। बुध ग्रह के बारे में दे रखा है, ये जानकारी बहुत ही बारीक बारीक प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये तथ्य हैं आपको रटने ही पड़ेंगे। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। आपसे पूछे कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, मतलब सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाता है वो कितने दिन में करता है, तो 88 दिन में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन, एक देखो ग्रह एक तो होता है अपने अक्ष पर घूमता है और एक होता है पृथ्वी या सूर्य की तरफ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो एक तो अपने अक्ष पर घूमने वाला दिन और एक सूर्य के चारों ओर घूमने वाला दिन, दोनों चीज़ आपको अलग अलग याद रखनी है कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने दिन में परिक्रमण करता है, तो 88 दिन में, और अपने अक्ष पर करता है 59 दिन में पूर्ण करता है। तो ये चीज़ दोनों तथ्य अलग अलग आपको ध्यान देने हैं। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में पूरी करता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में जो घूर्णन पूरा करता है। ये चीज़ आपको याद करनी है। आप पीछे के आपके दिमाग में ये होगा कि इतने प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, तो पीछे के एग्जाम के आप प्रश्न उठाना, किसी भी एग्जाम की उठाना, इस प्रकार के प्रश्न बना रखे हैं और आए हुए हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरी करती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मतलब जैसे परिक्रमा लगाने में कितने दिन लगा देती है, 365 दिन, और अपने अक्ष पर एक दिन में मतलब 24 घंटे में घूमती है। चंद्रमा की संख्या क्या है, 1 है। मतलब पृथ्वी पर जो इनके उपग्रह हैं, यहाँ पर उपग्रह देना चाहिए था, यहाँ पर चंद्रमा दे रखी है। चंद्रमा की संख्या 1 है, पृथ्वी पर एक ही चंद्रमा है बिल्कुल। यहाँ पर चौथा ग्रह आपका मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरी करता है। अपने अक्ष पर यह भी एक दिन में घूमता है, जबकि
पृथ्वी और मंगल का अपने अक्ष पर घूमने का दिन एक दिन में पूरी करता है, मतलब 24 घंटे में पूरी कर लेता है। और यहाँ पर जो पृथ्वी है वो सूर्य के 365 दिन में, जबकि ये मंगल है वो सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687, मतलब पृथ्वी से डबल वक्त लेता है। चंद्रमा की संख्या, तो पृथ्वी पर चंद्रमा एक ही है और मंगल पर चंद्रमा की संख्या 2 है। आंतरिक ग्रह, यहाँ पर एक फैक्ट दे रखा है, ये फैक्ट एग्जाम में आया हुआ है। आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं, पूछे जा सकते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं, जो मतलब ये 4 ग्रह हैं, बुध। आंतरिक ग्रह में आपको पूछे कि कौन कौन से ग्रह हैं, तो आपको बताना है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आपको पूछे कि आंतरिक ग्रहों में कौन से आते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह किससे बने हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है, ये चट्टानों से बने हुए हैं। जो बाहरी ग्रह होते हैं, जो सूर्य के मतलब बहुत दूर हैं, वो ग्रह किससे बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। ये फैक्ट है कि जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से बने हैं, बाहरी ग्रह हैं वो गैसों से बने होते हैं। यहाँ पर आपका जो ग्रह दे रखा है वो दे रखा है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल, 11 महीनों, लगभग 12 साल ही मानो, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। बृहस्पति पर कितने चंद्रमा हैं, 53 हैं। शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या 53। तो मेन चीज़ है चंद्रमा, पृथ्वी और मंगल की चंद्रमा याद कर लेना, इनकी चंद्रमा आपको याद हो तो कर लेना। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या 27 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल में, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या है 13। तो ये चीज़ें, ये फैक्ट है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर एक जो फैक्ट है वो दे रखा है और एग्जाम में पूछा भी गया है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह हैं वो किससे बने, आंतरिक ग्रह 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो कि सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और चट्टानों से बने हैं। बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस, ये सूर्य से बहुत दूर है, बहुत बड़े आकार के हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको हम कल आगे वाली क्लास में पूरा करेंगे। आगे वाले फैक्ट और ही इंटरेस्टिंग है, जानने को आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। और आपको कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आई है और किसी तरीके से आपको समझा के पढ़ाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।